ये बात 2023 की है। एक माता और पिता जो कि गरीब थे, वे थाने पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारे बेटे के साथ जो मौलाना साहब है, जो मस्जिद में कभी अजान देते हैं, उन्होंने बहुत गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही एसएचओ ने ये बात सुनी, फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। पोक्सो एक्ट भी यहाँ पर लगाया जाता है। साथ ही आईपीसी की धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब सूचना भेजी जाती है मौलाना साहब के पास की, मौलाना साहब, आपको एसएचओ साहब ने बुलाया है, आपसे पूछताछ करनी है। अब जैसे ही मौलाना के पास ये सूचना पहुंचती है तो मौलाना डरता डरता आखिरकार एसएचओ के पास पहुंच जाता है। अभी एसएचओ साहब जो थे वो थाने आए नहीं थे और मौलाना साहब को कहा जाता है कि आप बैठकर इंतजार करिए। अब ये मौलाना इंतजार के बदले एसएचओ के आने से पहले ही वहां से फरार हो जाता है। अब एसएचओ साहब वापस आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि मौलाना कहाँ है, तो पता चलता है कि वो तो फरार हो गया है। अब फिर से पुलिस भेजी जाती है जहां पर मौलाना रहता था, लेकिन पता चलता है कि मौलाना वहां से भी गायब हो चुका है। अब फोन पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो गया तो कहाँ गया। आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है, लेकिन मौलाना का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। साल 2023 पूरा गुजर जाता है, फिर साल 2024 गुजर जाता है और साल 2025 आ जाता है। अब ये बात 8 अप्रैल 2025 की है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जिस मौलाना को आप तलाश कर रहे हैं, दरअसल उसने अपना नाम बदल दिया है, पहचान बदल दी है, एक तरीके से कह सकते हो कि अपना हुलिया बदल दिया है। वे आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अब क्राइम ब्रांच की पुलिस मुंबई से सीधा उत्तराखंड पहुंच जाती है, फिर मौलाना को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की जा रही थी तो चौंकाने वाली बात यहां पर सामने आती है। पुलिस जितना समझ रही थी, मौलाना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा शातिर निकलता है। आज उस मौलाना की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत जोरों शोरों से हो रही है। आखिरकार क्या चर्चा है, क्या कहानी है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई की। मुंबई से लगभग 34 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है भिवंडी। भिवंडी थाना क्षेत्र का एक इलाका है नई बस्ती, और नई बस्ती का ही एक इलाका है नेहरू नगर। दरअसल 7 बहनों का इकलौता भाई, जिसका नाम शोएब रशीद होता है, उम्र उसकी लगभग 16 साल के आसपास होती है। अब ये बात 20 नवंबर 2020 की है। वो अचानक से घर से गायब हो जाता है। अब घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं, बहन भी यहाँ पर परेशान हो जाती है, माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर वालों जब आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी कोई बताने की स्थिति में नहीं होता है और उसका अता पता भी चल नहीं रहा था। घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो सीधा भिवंडी थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा है 16 साल का, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, बहुत ही सीधा सज्जन है, 7 बहनों का इकलौता भाई है, वो अचानक से गायब हो गया है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसका हुलिया, उसका फोटो वगैरह की जानकारी आप दे दो, हम देखते हैं। फिर पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा यहाँ पर नहीं होता है। इधर जो माँ और जो बहनें थी वो परेशान थी। वो रोज ही थाना पहुंच जाया करती थी और थाना जाने के बाद एसएचओ के सामने बैठकर कहती थी कि साहब, हमारे भैया को ढूंढ दीजिए, हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। लेकिन शोएब रशीद शेख का कहीं भी कुछ अता पता यहाँ पर नहीं चलता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। अब परिवार वाले जो कर सकते थे वो करते हैं, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे कोई मौलाना के पास जाना हो, चाहे किसी मजार की जियारत करनी हो, इस तरह की हर कोशिश वो करने लगते हैं। वे हाजी अली की दरगाह पर भी जाते हैं और वहां भी अपने बेटे की सलामती की दुआ करते हैं। इसके बाद वो एक मौलाना साहब के पास जाते हैं और ये मौलाना जो होता है, उनकी बिल्कुल घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही एक मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में उस मौलाना की अपनी एक दुकान होती है। वहां वो जाते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब, आप ही कुछ मदद कर दीजिए, आप ही कुछ अलग से दुआ कर दीजिए। अब जैसे ही माँ बाप और बहनों ने ये कहा तो मौलाना साहब कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, आप एक बकरे का इंतजाम करो और बकरे का इंतजाम करने के बाद उसकी गरीबों में एक दावत कर दो। गरीबों की दुआएं लगेंगी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा वापस आ जाए। अब ये लड़का जो था वो इकलौता बेटा था अपनी माँ बाप का, इसलिए माँ बाप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं ये सब करने के लिए।
बकरे का इंतजाम किया जाता है, उसको बनवाया जाता है और जो गरीब लोग होते हैं उनमें दावत कर दी जाती है, लेकिन बेटा नहीं मिलता, उसका कोई अता पता नहीं चलता। अब यहाँ पर वक्त आगे बीतता है। अब जब वक्त आगे बीतता है तो आखिरकार मौलाना साहब से फिर कोई ना कोई तरकीब पूछने के लिए ये चले जाते हैं और जो मौलाना साहब रहते हैं वो कहते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको अजमेर शरीफ जाना चाहिए राजस्थान में। वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वहाँ पर जाकर आप जियारत करो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अल्लाह ताला जरूर सुन लेगा और वहाँ जाने के बाद कम से कम 1 महीना समय जरूर देना। अब जो घर वाले होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लगभग 1 महीने तक अजमेर शरीफ की दरगाह पर ही रहते हैं और ये उम्मीद के साथ रहते हैं कि उनका बेटा जो है वो लौटकर वापस आ जाएगा, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आता है। अब ये भी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर वाले भी हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उनकी एक उम्मीद थी कि उनका बेटा लौटकर एक दिन जरूर वापस आएगा। आखिरकार साल 2023 की बात है। नवी बस्ती का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि साहब, मौलाना गुलाम रबानी शेख ने उनके बेटे के साथ गंदा घिनौना कृत्य किया है। उस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए और उसके साथ कानूनी कार्रवाई कीजिए। पुलिस के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उस मौलाना गुलाम रबानी शेख को गिरफ्तार करने के लिए जब दबिशें दी जाती है तो वे थाने तो जरूर आता है, लेकिन थाने में पुलिस को चकमा देकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। पुलिस अब उसके पीछे लग जाती है, उसे ढूंढने लगती है। बात अब ये क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाती है। इत्तेफाक से तभी किसी ने एक फ़ोन कर दिया थाने में और फ़ोन करने के बाद कहा कि साहब, साल 2023 में जो एक मामला दर्ज हुआ था उसके थाने में इससे भी एक और मामला है जो साल 2020 में पहले ही दर्ज हो चुका है। हो ना हो उस लड़की की गुमशुदगी में इस मौलाना का ही हाथ है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, क्राइम ब्रांच इस मामले को और ज़्यादा गहराई से लेती है। आखिरकार पुलिस के पास एक सूचना पहुंचती है कि ये मौलाना हिमाचल प्रदेश की एक मस्जिद के अंदर इमामत कर रहा है और लोगों को नमाज पढ़ाता है। आपको वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए। क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है मुंबई से सीधा हिमाचल प्रदेश पहुंच जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस मस्जिद में जब पहुंचते हैं पुलिस तो वहां कहते हैं कि मौलाना साहब यहाँ तो जरूर थे, लेकिन अब ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं। हो सकता है कि उन्हें खबर मिल गई हो कि पुलिस आने वाली है और इसलिए वो वहां से फरार हो जाता है। अब इस तरह से उसे ढूंढते ढूंढते 2023 भी निकल जाता है, फिर 2024 भी निकल जाता है और 2025 आ जाता है। आखिरकार फिर से एक बार सूचना मिलती है पुलिस को कि उत्तराखंड के किसी इलाके में कोई मस्जिद है और मस्जिद में वो इमामत कर रहा है। वहीं पर वो मौलाना छुपा हुआ है। आखिरकार पुलिस ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया और जितनी जल्दी हो सकता था वहां पहुंचती है। आखिरकार 8 अप्रैल 2025 को उस मौलाने को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उसे पूछताछ के लिए थाने लेके आते हैं और पूछताछ करते हैं तो वो मौलाना जो कहानी बताता है वो वाकई सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये मौलाना इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। दरअसल इस मौलाने को लड़कों का शौक था। ये लड़कों के साथ गंदा काम किया करता था। नवंबर 2020 की एक बात है। एक रात जब ये मौलाना एक लड़के के साथ ये घिनौना कृत्य कर रहा था, उसके साथ गंदा काम कर रहा था, तभी इस बीच में जो 16 साल का वो लड़का था जो गायब हो गया था और उसके परिवार वाले, उसकी बहनें उसे ढूंढ रहे थे, जिसका नाम शोएब रशीद शेख होता है, वो अचानक ही वहां पहुंच जाता है और उसने चुपके से उस मौलाना को ये सब करते हुए देख लिया था। अब जब मौलाना ने उसे देखा तो मौलाना यहाँ पर डर जाता है। वो सोचता है कि मेरे मोहल्ले में तो बहुत अच्छी खासी इज्जत है, खुद की दुकान है, लोग दुकान पर भी आते हैं। अब ये बात अगर किसी को पता चलेगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो उस लड़के को किसी तरकीब से अपने पास बुलाता है और बुलाकर कहता है कि बेटा शोएब, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तुम आ जाओ। शोएब उसके पास आ जाता है और मौका देखते ही वो मौलाना उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर वो मौलाना उसकी लाश के, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद वो सोचने लगता है कि अब इसकी लाश के टुकड़े को इधर उधर वो फेंकता रहेगा। वो पहला टुकड़ा तो फेंक के आता है, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ा जाए। इसलिए उसने सोचा कि टुकड़े फेंकेंगे तो कभी ना कभी ये रास्ता तो खुल ही जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे पकड़ा ना जाऊँ। अब ये क्या करता है कि जहां उसकी अपनी किराना स्टोर है, उसके बाहर में एक और दुकान है जो कि बंद रहती है, उस पर बाहर से ताला लगा रहता था।
उसने उसी दुकान में गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़के की लाश के टुकड़े को उस गड्ढे के अंदर में ही दफन कर देता है। अब उसके बाद वो आराम से वहां पर रहने लगता है। अब जो ये परिवार था ना, ये इसी मौलाना से संपर्क किया था कि हमारा बेटा गायब हो गया है, हमारी मदद कर दीजिए। और फिर इसी मौलाना ने कहा था कि आप बकरे का इंतजाम कर दीजिए और गरीबों में एक दावत दीजिए इसकी। फिर इसी ने कहा था कि आप हाजी अली की दरगाह पर जाइए। इस तरीके की नई नई तरकीबें यही मौलाना उस परिवार वाले को बता रहा था, लेकिन असल में कातिल कोई और नहीं, वही मौलाना होता है। उनका बेटा जिस रात वो गायब हुआ था उसी रात वो मर चुका था, उसी रात उसका कत्ल हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ उस दुकान पर जाती है और दुकान पर जाने के बाद वहां पर गड्ढा खोदा जाता है। लगभग 4 साल या 4.5 साल पहले जिसे दफन किया गया था टुकड़ों के रूप में, उसके कुछ अवशेष वहां पर मिल जाते हैं। और जब अवशेष मिल जाते हैं तो उसे फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद उसे लैब में भेज देती है, ये जांच पड़ताल करने के लिए कि ये जो कंकाल मिला है ये वाकई में शोएब रशीद शेख का ही है या किसी और का है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन पर जब लोगों को इस मौलाना के बारे में, इसकी करतूत के बारे में पता चलता है तो उस इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष जो हैं वो इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद मीडिया वालों से एक ही बात कहती है कि इस मौलाने को हमें दे दीजिए, हम ही इसका इंसाफ कर देंगे। वो ये भी कह रही थी कि अगर कानून अपना काम ईमानदारी से कर रहा हो तो जल्दी से जल्दी कानून से कहो कि उसे फांसी की फंदे पे चढ़ाए ताकि उसके बेटे का यहाँ पे इंसाफ मिल सके। लेकिन एक माँ की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल यहाँ पर टूट चुकी थी, वो पूरी तरीके से बेसुध हो चुकी थी, क्योंकि उसका बेटा जिस दिन गायब हुआ था वो उसी दिन मर चुका था। उसकी लाशों के टुकड़े हो चुके थे, कुछ टुकड़े कुत्तों ने या कोई जानवरों ने खाए होंगे तो कुछ टुकड़े जमीन के अंदर दफन हो गए थे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।